दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैंने एक साउथ की मूवी देखी है, अल्लू अर्जुन की थी शायद। उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। आपको याद आए तो बता दीजिएगा। उसमें वो हमेशा रेस पे पैसे लगाता हुआ होता है, एक बड़ा रेसर होता है और वो हमेशा क्यूब का गेम खेलते हुए दिखाई देता है। और कुछ पुलिस वालों को लिफ्ट मांगकर वो जा रहा होता है और उन्हें खबर देता है कि आप यहां पर है, लेकिन वहां पे बैंक लूटी जा रही है। बैंक लूटने की साजिश कुछ लोग रचते हैं और जब बैंक लूटने का समय आता है तो एक क्रेन लेकर बैंक की पूरी तिजोरी ही उठाकर ले जाते हैं। उस वक्त के दृश्य को जरा आप याद करिए। जिसने देखा है उसने याद करिए। उसमें जो जो आदमी बैंक के पैसों तक पहुंचता है या अपना काम पूरा करता है उसको मार दिया जाता है। आखिरी में बैंक से पैसा निकालने वाले दो ही व्यक्ति रह जाते हैं। एक होता है वो क्रेन का ड्राइवर और दूसरा होता है वो पैसे चुराने वाला। जब पैसे सही जगह पहुंच जाते हैं तो क्रेन ड्राइवर भी मर जाता है और एक अकेला व्यक्ति बच जाता है जिसको पैसे चाहिए होते हैं। अंत में उसकी भी मौत होती है। जरा ठीक से उस फिल्म की पूरी कहानी को याद कर लीजिए। मैं इसलिए उस फिल्म की बात कर रहा हूं कि चोरी तो करनी है, डाका तो डालना है, पैसे तो लूटने हैं, उसके लिए सब इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन जिसकी जितनी जिम्मेदारी है वो खत्म कर होने के बाद उसको ही खत्म किया जा रहा है। हर कोई दूसरे का गेम बजा रहा है। अब ये गेम बजाने वाली फिल्म वाली बात हमें राजनीति में भी नजर आती है। मतलब हर कोई एक दूसरे का गेम बजाता हुआ यहां पर दिखता है। हर कोई जब जरूरत है तो साथ ले लो, जरूरत खत्म हो जाए तो खत्म कर दो। एक तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो या उसको इस तरह से बाजू कर दो जैसे मक्खी दूध या घी में गिरी हुई होती है तो उसको धीरे से निकाला जाता है और फेंक दिया जाता है। उसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में ये हमेशा दिख रहा था। न जाने कितनों का गेम हो चुका है, कितनों को दूर किया जा चुका है। आजकल कुछ नए लोग आए हैं। मतलब एनसीपी में जयंत पाटिल का गेम कौन कर रहा है यह पता ही नहीं चल रहा है। कौन कर रहा है जयंत पाटिल का गेम? शायद बीजेपी कर रही है। बीजेपी को जयंत पाटिल का गेम कर कर क्या मिलने वाला है? क्यों जयंत पाटिल के पीछे हर एक जांच एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या जांच एजेंसी को दी गई जानकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है या एनसीपी की ओर से दी गई है? एनसीपी का कोई बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व है क्या? जयंत पाटिल के साथ कुछ नहीं हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है वो उनके साथ भी होना चाहिए। इसलिए कुछ जानकारी ईडी को दी जा रही है क्या उसी के बिना पर ईडी जयंत पाटिल की इंक्वायरी कर रही है? यह सब चीजें मन में आती रहती है। कभी संजय राउत गेम कर देते हैं सुषमा अंधारे का। बड़ी सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रही थी सुषमा अंधारे, एक 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 करके पाट करके। जैसे ही आ गई उपनेता बन गई और जैसे ही उपनेता बन गई अपने बड़बोलेपन के कारण पूरे महाराष्ट्र में विख्यात हो गई। जो बड़बोलेपन संजय राउत के पास था वो सुषमा अंधारे के पास भी था। अब सुषमा अंधारे इतने सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रही थी कि संजय राउत के लिए उनकी कुछ सीढ़ियां कम कर देना आवश्यक था। इसीलिए बीड वाला मैटर हुआ। अंधारे के कान के नीचे दो लगा दिए एक जिला प्रमुख ने। उस जिला प्रमुख को तो हटा दिया, लेकिन अंधारे को पता चल गया कि अपने साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए अंधारे अपना काम छोड़कर फिर अपने पहले वाले काम में चली गई। वापस जा रही है वो, धीरे धीरे वापस जा रही है वो। यही हो रहा है राजनीति में। हर कोई उसकी जिम्मेदारी खत्म होने के बाद गेम बजा रहा है। अब ये गेम कैसे बजाए जाते हैं भैया, जरा दिखाता हूं आपको। जानते हैं ना, दिल्ली वाले बहुत बड़े, दिल्ली का ठग ये शब्द बहुत फेमस है क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज्यादा ठगगिरी किया करते थे, लोगों को लूटते थे। इसलिए दिल्ली का ठग ये फेमस शब्द हो गया। दिल्ली का हर कोई ठग नहीं है, लेकिन दिल्ली के कुछ ठग ऐसे थे
अब राजनीति में तो चुन चुन के ठग भेजे जा रहे हैं दिल्ली में, तो इसलिए दिल्ली का ठग कहा जाता होगा, क्योंकि जितने भी लोक प्रतिनिधि दिल्ली जाकर बस जाते हैं वो लोगों को, अपने मतदाताओं को ठगने का काम ही तो कर रहे हैं, इसलिए शायद दिल्ली को ठगों का शहर बोला जाता है। अब ये दिल्ली का ठगों का शहर, इस ठगों के शहर की राजधानी दिल्ली, उसके प्रमुख, मतलब देश की भी राजधानी, ठगों के शहर के भी राजधानी, उसके भी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, देखो कितना बड़ा पौधा होगा वो, कितना बड़ा पद होगा, मतलब दुनिया के सारे क्रीम लेवल के ठग वहां पर होते हैं, उनमें से कोई प्रतिनिधि चुना जाता है, कुछ विधायक बन जाते हैं, क्रीम से भी ऊपर वाला क्रीम, और इस क्रीम से भी ऊपर वाले क्रीम की और एक परत जिसमें से मुख्यमंत्री चुना जाता है। ये अरविंद केजरीवाल, देखिए, फंसाया जाए तो ठग कहा जाता है, फंसाने वाला, लूटने वाला ठग कहा जाता है। मेरे इस ठग शब्द पर बहुत लोगों को आपत्ति होगी। ठग यह शब्द केवल चोरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, फंसाने वालों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। फंसना फंसाना कई जगह हो जाता है, फंसने के बाद उसका फंसाना बन जाता है, वो बात अलग है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सब फ्री सब फ्री सब फ्री के मामले में, ये फ्री वाला जो उन्होंने चक्कर चला दिया था, दिल्ली फंस गई है उसमें। अब ये अरविंद केजरीवाल शरद पवार के बगल में बैठकर ये नारा लगा रहे हैं कि देश के विरोधी दलों की एकता हमें करनी होगी। अब यही अरविंद केजरीवाल शरद पवार के बारे में क्या राय रखते थे, एक पुराना ट्वीट दिखाता हूं आपको। बहुत पुराना ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का, 2012 का होगा शायद। वो शरद पवार को बेईमान बोलते हैं उस ट्वीट में, और ये भी कहते हैं कि शरद पवार के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हमारे पास है और उसे जल्द ही हम उजागर करने वाले हैं। ये ट्वीट 9 मई 2012 का होगा। 9 मई 2012 के ट्वीट में अरविंद केजरीवाल को 2012 में शरद पवार के स्विस बैंक के अकाउंट के बारे में पता होता है, नंबर भी पता होता है। 12 से लेके 23 तक, मतलब अब और एक 12 साल गुजरने वाले हैं, जब 24 शुरू हो जाएगा तब। अब 11 साल तो हो ही चुके। एक तप पूरा हुआ है, ना केजरीवाल ने नंबर बताया, ना केजरीवाल ने शरद पवार की बेईमानी दुनिया के सामने उजागर की, लेकिन 12 में केजरीवाल शरद पवार को बेईमान बोलते थे। ये सिर्फ ट्वीट दिखाकर नहीं चुप बैठ रहा हूं मैं। शरद पवार के बारे में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, ये भी जरा सुन लीजिए आप। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो जो शरद पवार जी के खिलाफ सबूत दिए थे वो हम 15 मंत्रियों में यूज कर चुके थे, हमारी वेबसाइट के ऊपर है। उसके ऊपर तो 10 दिन तक मैं अनशन पे बैठा था, 10 दिन तक खाना नहीं खाया रहा था। भाई शरद पवार जी के खिलाफ एक्शन लो। सुन लिया, अब हुआ यकीन। 10 साल पहले, 8 साल पहले केजरीवाल शरद पवार को एक बहुत बड़ा बेईमान नेता समझते थे, फंसने वाला, फंसाने वाला, दुनिया को ठगने वाला नेता समझते थे। 2023 में शरद पवार के कौन से विराट रूप के दर्शन हो गए अरविंद भैया, जिनके साथ आप चलने लगे, और 2023 में भी एक ट्वीट कर रहे हो, वो भी ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। उनसे विनती करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। ऐसा क्या हो गया, अचानक इतना बदल गए आप? वही गाना मुझे बार बार याद आ रहा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही गाना बार बार याद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के मन में इतना बदलाव आया कहां से, हुआ कहां से? यही खुद थे कि शरद पवार के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, बहुत बड़े आंदोलन किया करते थे। अब यही अरविंद केजरीवाल शरद पवार के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। अब ये ठगने वाली बात हुई ना, 2012 में कुछ अलग कहते हैं, 23 में कुछ अलग कहते हैं, इसे तो ठगना कहा जाता है। अब यही बात बार बार अगर केजरीवाल कहने लगे तो समझ में आ जाता है
कि अगर मोदी को रोकना है तो बेईमान का साथ दिया तो भी चलता है। और जब कोई आदमी गलत लोगों का साथ ले लेता है तो समझ लीजिएगा कि उसको अच्छा खलने लगा है, उसकी आंखों में अच्छा ठीक नहीं लग रहा है, उसके मन में अच्छाई ठीक नहीं लग रही है। शरद पवार की बुराई भूलकर अरविंद केजरीवाल जब उनको अपने साथ ले रहे हैं, कारण क्या है? कारण यह है कि मोदी को रोकना है। मतलब शरद पवार के लिए प्यार उमड़ आया है? ऐसे बिल्कुल नहीं है। मोदी के खिलाफ की नफरत उमड़ आई है, इसलिए शरद पवार को भी साथ लेना है, कांग्रेस को भी साथ लेना है, नीतीश को भी साथ लेना है। जिन जिन का विरोध किया था उन सब को केजरीवाल को अब साथ लेना है, या इनको चलता भी है। जिस कांग्रेस की जो मृत्यु पंथ पर अवस्था है उसमें कई लोग कारणीभूत है। नीतीश कुमार बिहार में कारणीभूत है, केजरीवाल पंजाब में और दिल्ली में कारणीभूत है, उधर पश्चिम बंगाल में ममता कारण बन चुकी है, कारणहार बन चुकी है कांग्रेस का। इन सब कारणहार को एकत्रित करके शरद पवार का भी साथ लेकर, शरद पवार भी खुद कारणहार ही है महाराष्ट्र के कांग्रेस के, तो इन सब को कांग्रेस के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहने वाले सभी लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस को अब एक बल दिखाने का है। अब इसे क्या कहेंगे आप? जिन्होंने मार डाला उन्हीं के साथ चले गए। सब बुरे लोगों की इकट्ठा जब हो जाए तो समझ लीजिएगा आज का राजा अच्छा काम कर रहा है। आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।